अगले दिन ऑफिस से वापसी पर सदर दरवाज़ा खोलते ही इसे जो पहला चेहरा नज़र आया था वो जन्नत कमाल का चेहरा था। नक सक से तैयार, फ्रेश और निखरे वजूद के साथ वो इसके इंतज़ार में खड़ी थी। फारस की पेशानी पर बाल आ गए। मिसेस शराजी लाउंज में ही मौजूद थी, तभी अपने तासरात नरम रखता वो दिल ही दिल में कुटते हुए अंदर दाखिल हुआ था। वो सोफे पर बैठा तो मुलाजमा को डाइनिंग हॉल में खाना लगाने का हुक्म देते हुए जन्नत कमाल भी इसके पास आकर बैठ गई थी। जब्त करके वो मिसेस शराजी की तरफ मुतवज्जा हो गया, इनसे बातचीत करने लगा। इस दौरान जन्नत ज़बरदस्ती ही गुफ्तगू में अपना हिस्सा डालती रही। डाइनिंग टेबल पर तो इसने इंतहा ही कर दी। फारस, ये फ़िश कबाब ट्राई करो, मैंने खास तुम्हारे लिए बनाए हैं। इसके बराबर में बैठकर इसकी प्लेट में खुद से खाना निकालते हुए वो इसे यूं मुखातिब कर रही थी जैसे इनके माबैन इस तरह की बातचीत होती रहती हो। फारस का पारा आसमान को छू रहा था। सामने मिसेस शराजी मौजूद थी। अब ना तो वो गुस्सा दिखा सकता था, ना ही इसके हाथ झटक सकता था। बिरयानी कैसी लगी? चमचे को सख्ती से दबाते हुए इसने दांत पीसे। ठीक है, सिर्फ ठीक है, मैंने इतनी मेहनत से बनाई थी। मिसेस शराजी ने मुस्कुरा कर दोनों को देखा। और ये पास्ता भी लो ना। नहीं, बस काफ़ी है। इसने ज़ब्त से जन्नत को रोका, लेकिन वो नहीं रुकी। अपनी मनपसंद डिशेस इसकी प्लेट में ज़बरदस्ती डालती रही। शाम के खाने के बाद वो मुश्तिल हिसाब के साथ लॉन में काफ़ी देर टहलता रहा था, गहरी सांसें लेते हुए खुद पर अपने गुस्से पर कंट्रोल पाने की हर कोशिश करता रहा था। रात गए तक जब वो कुछ हद तक अपने हिसाब पर काबू पा चुका तो इसने कमरे का रुख किया था और एक बार फिर इसका पारा चढ़ गया था। बेड पर दरमियान में कुशन रखकर हाथ बंदी किए बेड क्राउन से टेक लगाए जन्नत कमाल आराम से बैठी थी। कंफर्टर टांगों पर फैला रखा था, मोबाइल हाथों में था। यहाँ क्या कर रही हो तुम? वो दबी आवाज़ में गरा उठा। जन्नत ने सर उठाकर इसे देखा। वो मुश्तिल नज़र आ रहा था। हालांकि लॉन में टहलते वक्त इसके तासरात इतने खौफनाक तो हरगिज़ न थे। मुझे सोफे पर ठीक से नींद नहीं आती, ये मेरा मसला नहीं। दृष्टि से बाजू से पकड़कर फारस ने इसे बेड से उठा दिया था। फिर उंगली दिखाकर इसे वार्न करते हुए पहले सोफे की तरफ इशारा किया, फिर दरवाजे का रास्ता दिखा दिया कि सोना है तो वहाँ सो जाओ, वरना इस कमरे से दफ़ा हो जाओ। जन्नत लब भींचे अपनी जगह खड़ी रही। वो बेड से कुशन हटाकर यहाँ वहाँ फेंकने लगा। वो कुछ देर अंधेरे में खड़ी से देखती रही, फिर इसने आंखों में उभरती नमी को दबाते हुए यूं ही कंधे उचकाए जैसे कह रही हो कोई बात नहीं। फिर कुशन वगैरह उठाए अपने सोफे पर जा सोई। मुझे तुम्हारा फ़ोन नंबर चाहिए। सुबह सवेरे वो एक और मुतालबे के साथ हाजिर थी। कफ लिंक्स लगाते हुए फारस वजदान ने लब खींच कर इसे देखा। सफ़ेद प्रिंटेड कमीज़ पर जर्द रंग के ट्राउज़र में मलबूस वो निखनी निखनी सी बहुत फ्रेश लग रही थी। बालों का ऊपर से पफ बनाकर खुले छोड़ रखे थे। चेहरा मेकअप से आ रही था, होंठों पर लिप ग्लॉस की गुलाबी चमक। नज़र हटाकर इसने रुख बदला और टाई के नॉट बांधने लगा। वो घूमकर सामने आ गई। कुछ कहा है मैंने? वो सुनी अनसुनी किए रेस्ट वॉच कलाई पर चढ़ाने लगा। अब क्या मैं आंटी से तुम्हारा फ़ोन नंबर मांगती अच्छी लगूंगी? क्या सोचेंगी वो तुम्हारे बारे में? फारस की आंखों की सुर्खी गहरी हुई। मोबाइल इसके हाथों से कुछ सख्ती से झपटकर तेज़ी से नंबर टाइप करके इसने मोबाइल बेड पर फेंक दिया। शुक्रिया, वैसे मैं पहली बीवी हूँ जिसे अपने शोहर का नंबर शादी के पूरे 1 माह बाद मिला है। इसने हंसते हुए यूँ कहा जैसे ये बड़े एजाज़ की बात हो। टाई की नॉट लगाता वो बिगड़े तेवरों के साथ कमरे से निकल गया। ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए वो भी नीचे आ गई थी। नाश्ते की मेज़ पर वो मुसलसल बोलती रही। मिसेस शराजी के सामने इसे भी मजबूरन जवाब देना पड़ रहा था। तासरात कुछ बेहतर थे, मगर इसकी आंखों में गुस्सा था, नफ़रत थी, हकारत थी। वो ऑफिस के लिए उठा तो जन्नत भी इसके पीछे बाहर आ गई। अब की बार वो सीढ़ियों पर नहीं रुकी थी, बल्कि इसकी गाड़ी के पास जाकर खड़ी हो गई थी। वो बैठ रहा था तो गुस्सा नाक पर ही धरा था, मगर जाने क्यों वो अपने इन तासरात के साथ भी इसे हरगिज़ बुरा न लगा। अपना बहुत ख्याल रखना, इसने कहा। सुनी अनसुनी किए वो गाड़ी रिवर्स करने लगा। जन्नत तब तक वहाँ खड़ी रही जब तक वो गाड़ी निकालकर वहाँ से चला नहीं गया था। इस दिन पहली बार इसने फारस को व्हाट्सएप पर मैसेज किया था। कैसे हो? क्या कर रहे हो? क्या ख्याल है? आज शाम को डिनर पर चलें कहीं बाहर? तुम्हारी पसंदीदा डिश कौन सी है? तुम काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो या चाय? पसंदीदा कलर कौन सा है तुम्हारा? तुम अपनी बीवी में किस तरह की खूबियाँ देखना चाहते हो? शाम तक वो फारस वजदान के व्हाट्सएप पर ब्लॉक हो चुकी थी।
وہ گھر آیا تو ایک بار پھر وہ اسے اپنے انتظار میں صدر دروازے پر کھڑی ہوئی ملی تھی۔ اب کیا میں آنٹی کو یہ بتاتی اچھی لگوں گی کہ تم نے مجھے واٹس ایپ پر بلاک کیا ہوا ہے؟ مصنوعی خفگی کے ساتھ اس نے تیوری چڑھا کر اسے پوچھا تھا۔ فارس ایک بازو پر کوٹ ڈالے دوسرے ہاتھ میں ٹیشو کا پیک پکڑے پیشانی پر بل ڈالے کھڑا تھا۔ سفید شرٹ شکن لیے ہوئے تھی، ٹائی کی ناٹ ڈھیلی۔ آج اس کی کچھ فارنرز کے ساتھ میٹنگ تھی، تبھی وہ طاہر سے گھر پہنچا تھا۔ کچھ تھکا ہوا بھی لگ رہا تھا۔ جنت کو محسوس ہوا جیسے اسے زکام کی شکایت ہو رہی ہو، تبھی ٹیشو کا پیک بھی ہاتھوں میں ہی تھا۔ وہ اسے کوئی بھی جواب دیے بغیر سیڑھیوں کی جانب بھاگ گیا۔ ڈنر وہ باہر سے ہی کر کے آیا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو کپڑے بدل وہ بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا، چھینکوں سے کچھ عاجز ہو کر کروٹ پر کروٹ بدل رہا تھا۔ پانی کا گلاس اور ٹیبلٹس ٹیبل پر دھرے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ فکر مندی سے پوچھتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے ٹیبلٹس کی شیشی اٹھانی چاہی، مگر فارس نے کوہنی کے بل اوپر ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ چھٹک دیا۔ اپنے کام سے کام رکھو۔ اس کی آواز نزلہ سے متاثر لگ رہی تھی۔ جنت نے اس کی سرخ پڑتی آنکھوں میں دیکھا جن میں نمی تیر رہی تھی، پپوٹے بھاری اور سوجے ہوئے لگ رہے تھے۔ تمہارے لیے چائے یا قہوہ لاؤں؟ اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے۔ اس نے انگلی اٹھا کر متنبہ کیا اور کمفرٹر کھینچتے ہوئے اپنا سر تکیے میں گاڑ لیا۔ کچھ دیر تک تو وہ چھینکوں سے الجھا رہا، لیکن پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ پرسکون نیند سو رہا تھا اور ادھر صوفے پر جنت کمال بے سکون بیٹھی تھی۔ اس نے خاموشی کا قفل توڑ دیا تھا، مگر فارس وجدان کی سرد مہری نفرت اور حقارت تھی کہ کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ کتنا مشکل تھا وہ، سمجھ سے قطعی باہر۔ نہ نفرت کی وجہ بتلاتا تھا، نہ اپنا کوئی نرم رخ دکھلاتا تھا۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے کمبل اور تکیہ اٹھایا اور سٹنگ ایریا میں جا سوئی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی اس کی وجہ سے آج فارس کی نیند خراب ہو۔ آئمہ کی کال تھی۔ اس کی فرینڈ کی انگیجمنٹ ہے، مجھے بھی انوائٹ کیا ہے۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے فارس کے تاثرات جانچے۔ شاید وہ کچھ دیر تک اپنا کام موقوف کر کے اس کی ذات کو اپنی توجہ اور عنایت کے حصار میں لے لے۔ شاید وہ انکار کر دے اور اس کا یہ انکار اس کے خیالات کی نفی کر دے، یا پھر کھلے دل سے اجازت دے کر اپنی زندگی میں اس کی موجودگی کو اہم کر دے۔ مگر دوسری طرف ایک مکمل خاموشی تھی، نہ انکار نہ اقرار۔ اس نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ وہ آفس ٹیبل کے سامنے کھڑی رہی، منتظر نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، مگر دوسری طرف خاموشی تھی، خاموشی ہی رہی۔ پھر وہ بھاری دل کے ساتھ اسٹڈی سے باہر آ گئی۔ مسز شرازی کو اپنے پروگرام سے آگاہ کر کے آئمہ کو ڈن کا میسج بھیج دیا۔ تیاری کرتے وقت بار بار اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ ایسا کب تک چلے گا؟ آخر کب تک وہ اپنی عزت کو ذلت کی نگاہ سے دیکھے گا؟ سیاہ اور گولڈن کنٹراسٹ میں نفیس کام والا فینسی ڈریس، جس کے گھیر، بازو اور گلے پر گولڈن کام ہوا تھا، میچنگ جیولری، سیاہ ہیلز، شہد بالوں کی پونی ٹیل بنائی، اطراف میں کچھ لٹوں کو نکالا، خود کو مضبوط کیے، خیالات جھٹلا کر اس نے مکمل تیاری کی۔ 9 بجے اسے آئمہ لینے آ گئی تھی۔ جاتے وقت لمحے بھر کے لیے وہ اس کی اسٹڈی کے سامنے رکی تھی، پھر سر جھٹک کر باہر چلی گئی۔ شادی کے بعد وہ پہلی بار کوئی فنکشن اٹینڈ کر رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کچھ نروس تھی۔ نہ تو اس طرح کے آزادانہ ماحول کی عادی تھی اور نہ ہی اس طرح کے ملبوسات پہنے تھے جن میں بیشتر خواتین اس کے سامنے گھوم رہی تھیں۔ یہ جگہ، ماحول اور لوگ سب اس کے لیے نئے تھے۔ آئمہ نے اپنے دوستوں سے اس کا تعارف کروایا تو سب کی آنکھوں میں حیرت منڈلائی۔ تو یہ ہے وہ لڑکی جس سے فارس نے شادی کی ہے۔ جنت کو فارس کی وجہ سے گفتگو کا مرکز بننا کچھ زیادہ اچھا نہیں لگا تھا۔ دلہن کی بہن نیشا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آئمہ سے معذرت کرتی اسے تقریباً کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ اسے ڈریسنگ روم میں لے آئی تھی، جہاں دیوار کی آئینے کے سامنے لڑکیوں کا ٹولہ موجود تھا۔ کوئی لائنر لگا رہی تھی تو کسی کو اپنی لپسٹک سے مسئلہ تھا، کسی کو گہرے گلے نے تنگ کر رکھا تھا تو کوئی اپنے بالوں کو نئے سرے سے سیٹ کر رہی تھی۔ گیس واٹ، یہ میرے ساتھ کون ہے؟ نیشا نے کھڑے کھڑے اعلان کیا۔ لڑکیوں کی گردنیں گھومی، سب نے سر تا پیر اس کا جائزہ لیا۔ کچھ نروس ہو کر جنت نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ فارس کی بیوی جنت۔ وہاں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ جو جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ ان سب کے چہروں پر ایک سے تاثرات تھے، رشک اور حسد کے ملے جلے تاثرات۔ وہ سب کی سب ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کا لباس، زیبائش، اطوار سب مختلف تھا۔ جنت کو یکدم اپنا آپ عجیب لگا۔ وہ ان میں مسفٹ تھی۔ اوہ، تو یہ ہے وہ
समाज से खनकती हुई खूबसूरत आवाज़ टकराई। जन्नत ने बेसाख्ता सर उठाया। वो इसके दाएं तरफ बिल्कुल सामने सोफे पर टांग जुमाए बैठी थी। सुर्ख रंग की मैक्सी नमाज स्लीवलेस लिबास, सुनहरे ब्राउन बाल हल्का सा कर्ल किए इतराफ में बिखरे, दमकती हुई सफ़ेद रंगत, नीली कांच सी आंखें, मुतनासिब सरापा। वो इतनी खूबसूरत और स्टाइलिश थी कि एक लम्हे के लिए जन्नत भी इसके चेहरे से पर से निगाह ना हटा सके। वो उठ खड़ी हुई, तमस्खर उड़ाती निगाहों से जन्नत का जायज़ा लेती आगे बढ़ी। तो इस पेंडू से शादी की फारस वजदान ने। लफ्ज़ पेंडू ने इन मॉडर्न लड़कियों को बड़ा महसूस किया। मुस्कुराहट सबके होठों पर रिंग गई और लड़कियों को तो ऐसे रिजेक्ट करता था जैसे कोई हूर ब्याल आएगा। दबे दबे कह के 400 गूंज उठे। गोया इस तबसरे को भी खूब इंजॉय किया गया। जन्नत की आंखों में इस्तराब ठहरा, रंगत सुर्ख पड़ गई। वो नर्वस थी, घबराहट का शिकार भी हो गई। फारस के हवाले से आज पहली बार इसका एतमाद मुतज़लज़ल हुआ था। वो सर उठाकर जवाब देने की बजाय अपने आप में ही सिमट गई थी। कंधे पर इसका हाथ जो ना था, पहलू में वो इसके साथ जो ना था। ना मोहब्बत हमरा थी, ना इज़्ज़त का एहसास था। एतमाद आता भी तो कैसे, वो मुकाबला करती भी तो कैसे। फाइनली तुम्हें भी देख लिया। सहज सहज कदम उठाती वो इसके सामने आ खड़ी हुई। वैसे अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि फारस वजदान को तुम में क्या नजर आया। तुम बता दोगी तो हमें आसानी होगी। एक बार फिर सब हमसे थे, इसके लिबास पर, इसकी शक्ल सूरत पर, वही जो इसे तुम सब में नजर नहीं आया। सबकी हंसी थम गई। दो टोक और कटीले लहजे में जवाब देकर वो इसी वक्त इनके चंगुल से निकलकर बाहर आ गई थी। इस दिन के बाद से इसने आयमा ज़हीर के साथ कोई भी फंक्शन अटेंड करने से तौबा कर ली थी। वो फारस की वजह से नज़रों में नहीं रहना चाहती थी, जज नहीं होना चाहती थी, ना अपनी शक्ल सूरत के एतबार से, ना क्लास और लिबास के हिसाब से। तुम आखिर इतने जतन किसके लिए कर रही हो? वो ऑफिस टेबल पर कॉफ़ी का मग रख कर पलट रही थी जब फारस ने लैपटॉप की स्क्रीन से निगाह हटाकर कहा था। वो रुककर कुछ हैरत से इसे देखने लगी थी। वो खुद से मुखातिब हो जाए ऐसा शाज़ो नाज़र ही होता था, और इन 1.5 माह में तो शायद 2-3 बार ही हुआ होगा। इस रिश्ते को कायम रखने के लिए इसने बिला किसी तमहीद के, बिला किसी कन्फ्यूजन या घबराहट के फारस की आंखों में देखते हुए कहा था, किस रिश्ते को कायम करने के लिए जिसे मैं सिर से तस्लीम ही नहीं करता। तस्लीम ना करते तो निकाह भी ना करते। अब के वो मुस्कुराई, वो भी मुस्कुराया। बहुधा इसकी मुस्कुराहट अगर तंजिया ना होती तो कितनी खूबसूरत होती। तस्लीम करना कुछ और है, निकाह करना कुछ और। खुदा की मुकर्रर करदा हदूद की दर्जा बंदी करने वाले तुम कौन होते हो? वो सवालिया निशान बन गई। किस चीज़ ने इसे इतना निडर और बहादुर बना दिया था? फारस भी सोचता होगा किस चीज़ ने इसे इतना कवि कर दिया। वो भी सोचा करती थी। तुम इस घर में मेरी माँ की वजह से हो, फारस ने याद दिलाया था। गलत, मैं इस घर में तुम्हारी वजह से हूँ। मेरा निकाह तुमसे हुआ है। फारस की आंखों में शोलों की लपक देखकर इसे अंदाज़ा हुआ वो इसके खराब मूड का ट्रैगर दबा चुकी है। मम्मी को बहू चाहिए थी, वो अपनी मर्ज़ी और पसंद से तुम्हें यहाँ ले आई। एक लहजे को रुक कर इसने सर उठाया। मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए होता तो मैं कम अज़ कम तुम्हारा इंतखाब ना करता। क्यों, मुझ में क्या कमी है? इसने सवालिया पर उठाए। मैं जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। लैपटॉप बंद करके वो फुर्सत से इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। जब तुम्हें अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका है कि मैं इस रिश्ते में सीरियस हूँ और ना ही कभी हो सकता हूँ, तो फिर ये सब किस लिए? कौन बेवकूफ़ तुम्हें पट्टियाँ बढ़ा रहा है कि तुम इस तरह मेरे आगे पीछे फिरोगी तो मुझे तुम्हारी आदत हो जाएगी। इसके बाद मैं इस रिश्ते को ख़त्म करने का ये फजूल सा आइडिया अपने ज़हन से निकाल दूँगा और हम दोनों हंसी खुशी रहने लग जाएंगे। वो इसकी ज़ात की धज्जियाँ बिखेर कर तमस्सर उड़ाती निगाहों से अब इसे देख रहा था, और जन्नत लबों पर हल्का सा तबस्सुम लिए वो मुश्किल ही अपने जज्बात पर काबू रख पाई थी। वैसे तुम्हारी ये अदाएँ तुम्हारे पहले शोहर के काम नहीं आईं। मेरा मतलब है तुम इसके साथ 5 साल रही हो। 5 साल का अरसा कोई मजाक नहीं है। इसके बावजूद तुम्हें तलाक हुई। रूह पहले से घायल थी, वजूद के परचे अब उड़े थे। वो हैरान थी वो इसके सामने अब तक कैसे खड़ी थी अपने कदमों पर, इस इस्तेहकाक के साथ कैसे डटी हुई थी, कैसे सुन रही थी वो इसके जहर में बुझे इन लफ्ज़ों को जो अंदर ही अंदर इसे छलनी करते जा रहे थे। तुम्हारी एक मुश्किल आसान कर देता हूँ।
मेज़ पर कहानियाँ जमा कर वाक़ हुआ। जिस दिन मैं तुम्हें इस घर से बाहर का रास्ता दिखाऊंगा, इस दिन तुम्हारे बैंक अकाउंट में इतनी रकम होगी कि तुम अगले 10-15 सालों तक घर में बैठकर भी उड़ाओगी तो ख़त्म नहीं होगी। सो ये सोचना छोड़ दो कि तलाक के बाद तुम्हारा क्या बनेगा। दौलत मिलेगी तो तुम भूल जाओगी बुरहान कौन था, फारिस कौन है। लफ्ज़ थे या बर्छी इसे काट कर गुजर गए थे। इसके लब कपकपा उठे, आंखें बेख्तियार नम हो गई, मगर इसने फारिस से मज़ीद कुछ ना कहा था। बेहद खामोशी से जाने के लिए उठ खड़ी थी। एक आसूदा सी मुस्कुराहट फारिस वजदान के लबों पर आकर ठहर गई। यह एहसास ही तसल्ली बख्श था कि जो लड़की इसका सुकून बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी वो इसे बेसुकून करने में कामयाब हो गया है। मगर यह सुकून भी इसकी खुशियों की तरह वक्ती ही था कि अगले रोज़ जब वो जॉगिंग के लिए अपने गार्ड की मोयत में घर से निकला था तो हशाश बशाश चेहरे के साथ वो भी इसके पीछे पीछे आ रही थी। फारिस ने मुड़कर इसे तब देखा जब गार्ड ने तवज्जो इसकी तरफ दिलवाई थी। सर, आपकी मिसेज। स्याह ट्राउज़र पर सफ़ेद कॉटन की कमीज़ पर गुलाबी रंग का लंबा सा स्वेटर जेबतन किए, गले में दुपट्टे को मफलर की तरह बाल देकर डाले, बालों की ऊंची पोनीटेल बनाए, वो चमकती हुई रोशन आंखों के साथ इसके पास आकर मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग। व्हाट नॉनसेंस, इसने दबी आवाज़ में झाड़ा। हैरान कर दिया ना मैंने तुम्हें। कहते हैं इंसान नाराज़ भी सिर्फ इनसे होता है जिनसे कोई ताल्लुक़ हो। भला मैं क्यों तुम्हारी बातों को माइंड करने लगी। वो लब भींचे सख्ती से इसकी तरफ देखता रहा। गुज़श्ता शब की तलख़ कलामी के बाद भी इस लड़की में इतनी सिकत थी कि वो अगले रोज़ ही यूँ मुहातब हो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो तो ये तवक्का किए हुए था कि अगले चंद दिनों तक वो बात भी नहीं करेगी। और यहाँ से नफ़रत भी एक ताल्लुक़ होता है। नज़रअंदाज करने के लिए किसी को महसूस करना ज़रूरी है। मैं हैरान हूँ, तुम पिछले 1.5 माह से मुझे नज़रअंदाज कर रहे हो, यानी तुम पिछले 1.5 माह से मुझे महसूस कर रहे हो। किसी रोज़ तुम्हें तुम्हारी ये खुशफहमियाँ ले डूबेंगी, इसने दांत पीस कर कहा। मैं बहुत अच्छी तैराक हूँ फारिस। बेहतरीन तैराक वे शार्क की खुराक बन जाया करते हैं, शायद इसलिए कि वो बर वक्त साहिल पर नहीं पहुँच पाते। तुम पहुँच जाओगी साहिल पर। साहिल पर ही तो खड़ी हूँ मैं। माथे पर तेवरी उठाए वो जॉगिंग ट्रैक पर तेज तेज कदम उठाने लगा। क्या तुम्हें इस बात की फिक्र है कहीं मुझे मेरी खुशफहमियाँ ना ले डूबे। वो भी इसके पीछे आने लगी। तुम्हारी फिक्र और मुझे होगी। सवालिया अब्रू उठाकर इसने जिन निगाहों से जन्नत को देखा वो कुड़ के रह गई। वैसे सेल्फ रिस्पेक्ट क्या अपने एक्स हस्बैंड के घर बेच खाई है तुमने। फारिस के कदमों के साथ कदम मिलाती, अपना तनफ़ुस काबू में करती जन्नत के कदमों की हरकत मध्यम पड़ गई। ना चाहते हुए भी वो रुक गई थी। वो भी रुक गया था महज एक लम्हे के लिए। तुम्हें अजीब नहीं लगता? मुझे बहुत अजीब लगता है इस तरह अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भेंट चढ़ाकर मेरी तवज्जो हासिल करने के लिए मेरे आगे पीछे फिरना। तमस्सर हो रहा था, वो लहजा नरम था इसका, मगर जन्नत के गाल पर जैसे किसी ने तमाचा दे मारा था। वो हिलकर रह गई थी।